गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सभी को क्लियर? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, सभी लोग आ गए, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, वेट कीजिए। सभी को स्क्रीन शो हो रही है? ओके, हम ब्लॉक कौन सा ब्लॉक पढ़ रहे हैं अभी? ब्लॉक सेकंड ब्लॉक सेकंड की यूनिट कौन सी पढ़ रहे हैं? फर्स्ट यूनिट। ओके, इसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया है अभी? हमने कंसेप्ट, हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो फूड है उनके फंक्शंस क्या है ना? फूड के फंक्शन क्या है? ओके, क्या पढ़ने वाले हैं? फंक्शंस ऑफ फूड। ठीक, तो फंक्शंस है वो थ्री टाइप्स के हैं। कौन कौन से? पहला है फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है सोशल फंक्शन, तीसरा है आपका साइकोलॉजिकल फंक्शन। पहले हमें पता होना चाहिए कि फूड के कितने फंक्शंस हैं। कितने फंक्शंस से हमने तीन टाइप में डिवाइड कर दिया है कि एक है फूड का फिजियोलॉजिकल फंक्शन, दूसरा है सोशल फंक्शन, तीसरा है साइकोलॉजिकल फंक्शन। अब देखिए, फिजियोलॉजी का मीन्स क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या है? फिजियोलॉजी का मीन्स होता है प्रोसेस, क्रिया विधि। ओके, आपने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ा था ना? एनाटॉमी के हम स्ट्रक्चर पढ़ते थे और फिजियोलॉजी के अंदर उनकी कार्य विधि पढ़ते थे कि नहीं? हाँ, दूसरा है सोशियल। सोशियल फंक्शंस में हम क्या पढ़ेंगे, इसका फंक्शन किससे संबंधित रहेगा? समाज से। और साइकोलॉजिकल फंक्शंस होगा वो किस चीज से संबंधित रहेगा हमारा? मेंटली से। ठीक है, तो पहला फंक्शन हम पढ़ते हैं कि फूड हैज मेजर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एज फॉलो। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस क्या होगा? पहला काम क्या करता है? फूड हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है कि नहीं? तो ये कौन सा फंक्शन होगा, फिजियोलॉजिकल, सोशियल या फिर साइकोलॉजिकल? फिजियोलॉजिकल। दूसरा, न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है कि नहीं करता? हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है कि नहीं? मेंटेन का मीन्स है टूट फूट को मेंटेन करता है कि नहीं? तो ये भी कौन सा है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन होगा। देखिए, पहला फंक्शन है प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन। बॉडी के कार्य, हमें डेली एक्टिविटीज करने के लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत होती है। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? बाय द थ्रू द फूड। ओके, तो फूड से एनर्जी प्रोवाइड करके हम क्या करते हैं, अपनी डेली एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं, काम करते हैं। ये जो कि एक फूड का फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ठीक, दूसरा है कि जो फूड है वो हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी को बिल्डअप करता है। ठीक, तीसरा है सेफ गार्डिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज। तीसरा क्या है, जो हम फूड खाते हैं उसका ये भी काम है कि वो हमारे शरीर को बीमारियों से बचाता है। ओके, हमारी डाइट मेन रोल प्ले करती है हमें किसी बीमारी से बचाने में। हम कैसा खाना खा रहे हैं, किस प्रकार का खाना खा रहे हैं, ये चीजें भी डिपेंड करती हैं और निर्भर करती हैं कि हमें कोई इन्फेक्शन कितनी जल्दी लगेगा। ओके, नेक्स्ट, रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। और जो फूड है वो क्या रेगुलेट करता है? हमारे बॉडी के अंदर जो बॉडी फंक्शंस होते हैं,
जो बॉडी फंक्शंस चल रहे हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन कौन-कौन से हैं एक बार पढ़ के बताओ? पहला है प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी फंक्शन, द सेकंड वन इज न्यूट्रिशन बिल्ड अप द बॉडी, एंड थर्ड वन सेफगार्डिंग बॉडी अगेंस्ट डिजीज, एंड द फोर्थ वन रेगुलेटिंग बॉडी फंक्शंस। ओके, अब बात करने वाले हैं हम सोशल फंक्शंस की। फूड है सोशल फंक्शन। अब सामाजिक फंक्शंस कौन कौन से होते हैं, समाज से संबंधित क्या रहेंगे? पहला रहेगा क्रिएट एटमोस्फियर फॉर जॉयफुल ईटिंग। पहला काम ये करता है जो भोजन है वो जॉयफुल मतलब वो कैसा एटमोस्फियर क्रिएट करता है? एक जॉयफुल, है ना, अच्छा आनंददायक। शादी ब्याह में आप जाते हो, शादियों में जाते हो, कहीं पर नौता खाने जाते हो, है ना, तो वहां पर दुखी होके जाते हो, गुस्से होके जाते हो, रोकर जाते हो? नहीं, है ना। तो जो फूड है वो कैसा माहौल, कैसा एटमोस्फेयर क्रिएट करता है? जॉयफुल। ठीक है, नेक्स्ट, यूज एज अ ऑफरिंग टू गॉड इन रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड इन फास्ट। हम उसे कैसे यूज करते हैं? हम ये मानते हैं कि जो हमें ये भोजन या जो हमें खाना मिल रहा है वो किसकी देन है? भगवान की देन है। तो जब भी हम फास्ट होता है हमारा, फास्ट हम रखते हैं, उसके बाद जब भी हम पूजा करते हैं तो देखा होगा उसमें हम भोजन जो होता है, हमारा जो फूड है, उसको सबसे पहले हम किसको सर्व करते हैं? गॉड को। ओके, नेक्स्ट, मेन कंपोनेंट इन एनी गैदरिंग और पार्टी। जब भी कहीं पर कोई गैदरिंग होती है या कोई पार्टी होती है तो वहां पर फूड होता है कि फूड खाने के लिए मिलता है कि नहीं मिलता? किसी भी समाज में जब आपको बुलाया जाता है या कहीं गैदरिंग होती है या फिर कोई पार्टी होती है तो वहां पर फूड क्या रहता है? मेन कंपोनेंट रहता है। ओके, नेक्स्ट, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन रिलेशनशिप। और फूड क्या है? कम्युनिकेशन और मीन्स का भी एक साधन बन जाता है ना। नेक्स्ट, मीन्स ऑफ सोशल प्रेस्टीज। और आप किस प्रकार का खाना खा रहे हो या फिर किस प्रकार का खाना आप खिला रहे हो लोगों को, वो चीज आपकी एक सोशल प्रेस्टीज से संबंधित हो जाता है ना। कि आपने अच्छा खाना बनाया, अच्छा खाना मतलब खिलाया, सर्व किया सबको, तो वो आपकी एक सोशल प्रेस्टीज है कि नहीं उनके यहाँ खाना बहुत अच्छा बना था, अच्छा खाना था, ये आइटम्स थे। तो फूड्स क्या है, आपका एक सोशल प्रेस्टीज को भी जोड़ कर रखता है, ऐड करता है ना। अब हम बात करने वाले हैं साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शंस क्या करेंगे? हम खाना खाते तो हमारी जो जीभ, जो हमारी टंग है उसमें जो टेस्ट बर्ड होते हैं जिनका काम है स्वाद चखना, स्वाद लेना, वो सेटिस्फाई होंगे कि नहीं होंगे? देखो कौन कौन सा। पहला है सेटिस्फाइंग हंगर एंड टेस्ट बर्ड्स। अगर हमें भूख लग रही है तो हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हमारी भूख क्या हो जाती है? शांत। और मेंटली हमें क्या मिलता है? आराम मिलता है कि नहीं मिलता? हाँ, है ना। दूसरा है प्रोवाइड एंजॉयमेंट, है ना। और हम खाने को कैसे खाते हैं? रो रो के, दुखी होके खाते हैं कि एंजॉय के साथ खाते हैं? एंजॉयमेंट के साथ खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोवाइड्स कंफर्ट इन डिप्रेसिव मूड। और कोई व्यक्ति अगर डिप्रेस्ड है, डिप्रेसिव है, टेंशन में है, तो हम उसको अगर अच्छे प्रकार का खाना या अच्छा फूड सर्व करेंगे तो उसका जो डिप्रेसिव मूड है या फिर जिन टेंशन वाला जो चीज, इस बात को लेकर वह ज्यादा चिंतित है, उसमें उसे क्या मिलेगा? थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, यूज्ड एज अ रिवार्ड और पनिशमेंट, गुड और बैड। ठीक है, और एक रिवार्ड और एक पनिशमेंट के फॉर्म में भी हम फूड का यूज करते हैं। जैसे किसी को अगर रिवार्ड या अच्छा, उसको अच्छा काम किया तो उसके लिए हम कहते नहीं है चलो आज मेरा ये काम अच्छा हुआ, अब मैं तुम्हें अच्छी ट्रीट दूंगा, जो तुम्हें खाना है वो खिलाऊंगा। ठीक है, तो मीन्स फूड को हम एज अ रिवार्ड और एज अ पनिशमेंट भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ओके, ठीक, इतना समझ में आया? ये फंक्शंस थे फूड के। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो
न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं। अब एक देखो, न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स मेनली कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं पूछना, चलिए। ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से? मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो। ठीक। अब पहले देखते हैं न्यूट्रिएंट्स होते क्या है। न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंसेस कंटेन इन फूड। अब वो आपसे पूछ देगा, द केमिकल सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन फूड इज कॉल्ड। ऑप्शन देगा, फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स। अब अगर दे दे द रिलेशनशिप ऑफ फूड एंड देयर हेल्थ, दैट इज कॉल्ड। उसको क्या बोलेंगे? हेल्थ, फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन, कंफ्यूज ना हो। फूड, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, सबको मैंने डिफाइन किया है, इसमें बताया कि नहीं अभी? फूड क्या होता है? फूड होता है एनीथिंग दैट कैन बी ईट। कोई भी चीज जिसको हम खाते हैं, दैट इज कॉल्ड फूड। एंड द फूड प्रोवाइड्स द एनर्जी। और फूड क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन एक प्रकार का साइंस है जो फूड और हमारी हेल्थ के बीच में क्या बनाता है? एक संबंध स्थापित करता है ना? उनका आपस में संबंध या रिलेशनशिप होता है। ओके। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के अंदर पाए जाते हैं। ओके। इनमें किसी को कोई डाउट है? और ये कौन है जो स्पीकर खोले हुए हो? घर पे बर्तनों से काम कर रहा है। स्पीकर म्यूट करके रखें, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स आर दी केमिकल सब्सटेंसेस कंटेन्ड इन फूड, जो फूड में पाए जाते हैं। और देयर आर अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच आर सप्लाइड थ्रू द फूड। और इनकी वेराइटी अलग अलग होती है जो फूड में पाई जाती है। न्यूट्रिएंट्स प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थ एंड डिजीज। और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी हेल्थ को मेंटेन करने में, और साथ में किसी डिजीज से बचाने में या प्रिवेंट करने में। ठीक। और ईच न्यूट्रिएंट्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन इन द बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हर जो स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है वो एक स्पेसिफिक रोल प्ले करता है। ठीक। और अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस रहती है तो उसके कारण क्या होता है? स्पेसिफिक डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हो जाता है। ओके। और इसके साथ में ही क्या होता है, हम जो जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं हम उनके फंक्शंस पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट्स के फंक्शंस क्या हैं। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फूड के अंदर पाए जाते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं उनका फंक्शंस क्या होता है। जो फूड में न्यूट्रिएंट्स जो पाए जाते हैं उनका क्या फंक्शंस है। तो फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स में देखिए, फर्स्ट फंक्शन क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन फॉर फिजिकल एक्टिविटी। सबको पता है कि जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किस लिए? जिससे हम डेली अपनी एक्टिविटी कर पाए। ओके। सेकंड, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिपेयरमेंट करते हैं। जो फूड या न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या काम करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, और साथ में ही रिपेयरमेंट करते हैं। ओके। नेक्स्ट, रेसिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज।
और हमारी बॉडी को रेसिस्ट कराते हैं, रेसिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किस चीज के अगेंस्ट? डिजीज के अगेंस्ट। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट डिस्पोजल। और ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इन सभी को क्या करते हैं? ये कंट्रोल करते हैं। अब जैसे न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है, मान लीजिए मैंने बात की सोडियम की, किसकी बात की? अब सोडियम ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है कि नहीं करता? कैसे करेगा? अगर आप सोडियम ज्यादा लोगे तो आप, उससे क्या हो जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। हाँ, ओके, फ्लूइड रिटेंशन का काम करता है सोडियम। इसीलिए जो लिवर एब्सेस या लिवर एब्सेस वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको हम कभी भी एनएस नहीं लगाते हैं। ओके, क्योंकि नॉर्मल सलाइन जिसमें सोडियम ज्यादा होता है और जो लिवर एब्सेस वाला है उसमें पहले से ही फ्लूइड का रिटेंशन रहता होता है। ओके, चलिए, ठीक है, हम इतना डिटेल में नहीं जा रहे, हम सीधा ये पढ़ते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्या है? स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ बोन्स, मसल्स एंड अदर टिश्यू। और ये एक स्ट्रक्चरल मीन्स एक इंटीग्रिटी, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी को, मसल्स को, और साथ में हमारे बॉडी टिश्यूज को। ओके, एक ताकत, एक एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? ओके, अब देखो, न्यूट्रिएंट्स आर टू टाइप्स। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक, अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या आता है? तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मीन्स जो ज्यादा मात्रा में जिन जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। और जिन न्यूट्रिएंट्स की कम मात्रा में जरूरत होती है हमारी बॉडी को, वो माइक्रो कहलाते हैं। मैक्रो का मीन्स होता है बड़ा या ज्यादा, माइक्रो का मीन्स होता है कम या छोटा। ओके, इतना समझ में आया? अब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, द मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर एक्सेप्ट, the macronutrients are except carbohydrate, fat, protein, vitamins। विटामिन, क्यों? क्योंकि फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं, जबकि विटामिन है वो माइक्रो के अंदर आता है। तो देख लीजिए, नेक्स्ट सेकंड, द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर क्या क्या होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के बारे में। ये बातें ना करे, कौन है ये बातें कर रहा है जो? मैं सभी को म्यूट कर रहा हूं, बातें ना करें। जो घर पे है वो अपने स्पीकर अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? दीज आर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी। ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स है और इनकी हमारी बॉडी को जो आवश्यकता होती है वो कैसी होती है? लार्ज मात्रा, ज्यादा मात्रा में इसकी जरूरत हमारी बॉडी को पड़ती है। ठीक, और दीज आर क्या, कौन कौन से हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स? प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और इंडियन डाइट के लिए बल्क में जो जरूरत पड़ती है वो कौन से फूड की पड़ती है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की। बल्क मीन्स होता है ज्यादा मात्रा में। ओके, तो पहले हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन्स। क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखिए,
These are the greatest importance in human nutrition. Proteins are composed और किस किस से मिलकर बना होता है प्रोटीन? कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर, फास्फोरस, आयरन एंड अदर एलिमेंट्स इन वेरिंग अमाउंट्स, अलग अलग मात्रा में इन सबसे मिलकर जो प्रोटीन्स है वो तैयार होता है या मिलकर बनता है. प्रोटीन्स डिफर रहता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स इन दैट दे कंटेन नाइट्रोजन अमाउंटिंग इज अबाउट 16%. और जो प्रोटीन जो रहता है वो कार्बोहाइड्रेट और फैट से अलग होता है. क्यों? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है. और कितने प्रतिशत पाया जाता है नाइट्रोजन? 16% पाया जाता है. अब आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट और फैट से डिफर होता है. क्यों? क्योंकि इसमें क्या कंटेंट रहता है, क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है. और नाइट्रोजन कितने परसेंट पाया जाता है? हाँ, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है. ओके, आगे देखिए. 1/5 ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द इंडिविजुअल इज कॉन्स्टिट्यूट बाय प्रोटीन्स. अब वो पूछ लेगा प्रोटीन द हाउ मेनी वेट ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉन्स्टिट्यूट बाय द प्रोटीन्स. कितने कितना वेट बॉडी वेट जो ह्यूमन का रहता है वो प्रोटीन से बनता है, मिलकर बना होता है. कितना? 1/5 ऑफ द बॉडी. ओके, बॉडी वेट, जितना बॉडी वेट होगा उसका जो 1/5 वाला पार्ट होगा वो सिर्फ प्रोटीन का होगा. ओके, दीज आर बिल्ट ऑफ एमिनो एसिड. अब मुझे एक चीज बताइए, प्रोटीन्स जो मिलकर बनी होती है उसकी सबसे छोटी या बेसिक यूनिट कौन सी होती है? कौन सी होती है? जब जब बहुत सारे अमीनो एसिड आपस में मिलकर मिलते हैं तो क्या बनता है? प्रोटीन बनता है. ओके, वो आपसे पूछ सकता है द बेसिक यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड्स. ओके, अब देखिए, अब इसमें क्या रहता है, ह्यूमन बॉडी को टोटल कितने प्रकार की अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है? 22 प्रकार के अमीनो एसिड की जरूरत होती है. और जिसमें से 8 जो अमीनो एसिड होते हैं उनको हम एसेंशियल अमीनो एसिड्स बोलते हैं. ओके, अब वो आपसे पूछ लेगा कि इन द प्रोटीन्स हाउ मैनी प्रोटीन्स इस हाउ मैनी प्रोटीन्स आर एसेंशियल प्रोटीन्स. कितनी प्रोटीन्स रहती हैं जो एसेंशियल प्रोटीन्स के मा, मानी गई हैं या मानी जाती हैं? 16, 18, 5, 3. तो कितनी है? 8. ओके, नेक्स्ट. अब क्या काम करता है ये? दे मस्ट बी ऑब्टेन फ्रॉम द फूड वेयर गेट एसिड. और प्रोटीन और क्या काम करता है? रिपेयरमेंट करता है कि नहीं करता? बॉडी टिश्यू के. ठीक है, अब बात करते हैं कि जो 8 एमिनो एसिड्स हैं, जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स बोले जा रहे थे, वो कौन कौन से हैं? देखिए कौन कौन से एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं. आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, फिनाइलिन, टायरोसिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन. ओके, तो 8 इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं. वो कौन कौन से हैं? आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, फिनाइलिन, टायरोसिन, ठीक है, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वैलिन. ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन. ठीक है, तो प्रोटीन के फंक्शंस क्या होते हैं? पहला तो फंक्शन यही होता है
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में रोल प्ले करता है। दूसरा, बॉडी रिपेयर करता है बॉडी टिश्यू को और मेंटेन करके रखता है बॉडी को। ठीक। तीसरा क्या करता है, ये सिंथेसिस करता है। ये जो प्रोटीन्स हैं, वो जो अमीनो एसिड्स हैं, वो सिंथेसिस करते हैं, निर्माण करते हैं। किनके बनाने में मदद करते हैं ये? एंटीबॉडी, एंजाइम्स और जो हॉर्मोन्स हैं, इनको बनाने में या इनके निर्माण में कौन सहायक होता है, कौन हेल्प करता है? ये किसके बने होते हैं? एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स, एंजाइम्स, ये प्रोटीन्स के बने होते हैं। ओके। तो प्रोटीन्स के 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? पहला, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करता है। दूसरा, बॉडी टिश्यू को रिपेयर करता है। तीसरा, सिंथेसिस करता है किस किस को? एंटीबॉडी, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स को। ओके। नेक्स्ट आगे चले। किसी को कोई दिक्कत इसमें? ओके। अब पढ़ते हैं हम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स सबसे ज्यादा किसमें पाई जाती हैं? तो दो प्रकार के सोर्स पढ़ेंगे, एक एनिमल सोर्स और दूसरा प्लांट सोर्स। अब एनिमल की बात की जाए तो प्रोटीन्स ऑफ एनिमल ओरिजिन आर फाउंड इन मिल्क, मीट, एग, चीज, फिश, फॉल। किस किस में पाई जाती है? मीट में, एग में, चीज में, फिश, इन सब में क्या पाई जाती है? ये एनिमल सोर्स होते हैं जिनमें प्रोटीन्स ज्यादा पाई जाती है। ओके। और इनके अंदर जो 8 एसेंशियल एमिनो एसिड्स थे, वो भी पर्याप्त मात्रा में या एडिक्वेट अमाउंट में पाए जाते हैं। ओके। अब आगे देखिए, इंपॉर्टेंट है जो मैं पढ़ा रहा हूं ये। एग प्रोटीन्स इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट अमाउंट फूड प्रोटीन्स। अब वो आपसे पूछ लेगा, द बेस्ट अमाउंट फूड प्रोटीन्स इज कंसिडर्ड। आपसे बोलेगा मीट, एग, चीज, फिश। क्या होगा? एग। ओके। नेक्स्ट, बिकॉज द ऑफ देयर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू एंड डाइजेस्टिबिलिटी। और इसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन्स क्यों होता है? क्योंकि इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा होती है और इसमें इसकी जो प्रोटीन है वो डाइजेस्टेबल होती है। ठीक। आसानी से डाइजेस्ट हो जाती है। ओके। हाँ, पेपर में आया था ये। हाँ तो देख लो, बेस्ट फूड कौन सा है, बेस्ट फूड कौन सा है प्रोटीन्स का, कौन सा है? हाँ, तो कौन सा था? उसका प्रोटीन बेस्ट फूड बोल रहा है वो। जितने भी प्रोटीन्स वाले फूड पाए तो उनमें बेस्ट फूड कौन सा होगा प्रोटीन्स का, तो वो कौन सा है? एग। ओके। किसमें आ रहा है? अरे लेकिन इस एग में प्रोटीन ज्यादा क्यों पाया जा रहा है वो बता रहा है ना। पहले तो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू, जो प्रोटीन पाया जाता है एग में उसकी बायोलॉजिकल वैल्यू ज्यादा है। दूसरी बात, वो डाइजेस्टिबिलिटी ज्यादा है, इसलिए इसको बेस्ट फूड माना जाता है। बाकी के प्रोटीन्स आप खाओगे अगर, जैसे फिश में और आप मीट में खाओगे, तो वो इतनी जल्दी डाइजेस्टेबल नहीं है, समझ रहे हो? और उनकी बायोलॉजिकल वैल्यू उतनी नहीं है जितनी एग के अंदर पाई जाती है। ओके। ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट सोर्स की। किसकी बात करने वाले हैं? देखिए, प्लांट सोर्सेस क्या है? प्लांट और वेजिटेबल्स प्रोटीन्स आर फाउंड इन पल्सेस। जो दाल्स होती हैं, दाल है ना, सीरियल्स हैं, बीन्स हैं, नट्स हैं, है ना, उनमें ऑयल सीड्स हैं, उन सब में क्या होती है, ज्यादा पाई जाती है क्या? प्लांट सोर्स में प्रोटीन्स। ओके।
ओके। पल्सेस मीन्स दालें जो रहती हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, और जो जैसे ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो, और साथ में ऑयल सीड्स होते हैं जिनसे तेल निकलता है, वो जो रहती हैं उनमें ये प्रोटीन्स ज्यादा पाई जाती हैं। ओके। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब एक चीज देखिए, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट, तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट एज, सेक्स और अदर फिजियोलॉजिकल वेराइटीज के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। ओके। जो प्रोटीन की डिमांड या रिक्वायरमेंट है वो किसी व्यक्ति की उम्र, उसकी लिंग और उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस हैं उन पर डिपेंड करती है। लेकिन एक जनरल भाषा में बोला जाए तो 1 ग्राम प्रोटीन पर डे कितना? 1 ग्राम प्रोटीन पर डे एक नॉर्मल वैल्यू है जो आवश्यकता होती है ना, इंडियन एडल्ट को। 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी पर डे लिखा है, दिख रहा है? वो आपसे पूछ लेगा प्रोटीन का डेली रिक्वायरमेंट कितना होता है, तो 1 ग्राम प्रोटीन पर डे पर बॉडी वेट। ओके। अब कोई मुझे बताएगा किसी का 60 किलो वजन है तो उसको कितना प्रोटीन लगेगा? 60 ग्राम। ओके। इतना समझ में आया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैट की। किसकी बात करने वाले हैं अब हम? हाँ बोलो। हाँ, हाँ, अगर 100 ग्राम क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछा तो फिर वो उसमें आ जाएगा मीट। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, रुक जाना, आपने शायद ध्यान नहीं दिया। ये देखो यहाँ क्वांटिटी के अकॉर्डिंग किसमें ज्यादा है प्रोटीन, और इसके देखो पहले देखो, देखो एग में 13, उससे ज्यादा फिश में, और फिर उससे ज्यादा आप सीरियल्स के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग पूछा तो एग में एग से ज्यादा फिश में, फिश से भी ज्यादा मीट में। ओके। और प्लांट सोर्स है उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ठीक है। अब वो ये सारे ऑप्शन दे देगा और बोल देगा इनमें से किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो किसमें नहीं पाया जाता? ठीक है। ओके। अब कोई डाउट है क्या? चलिए, अब हम बात करते हैं फैट की। ठीक है। फैट्स। अब देखिए फैट्स जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वसा। तो फैट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। जो फैट्स है वो किसका बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और इसकी बेसिक यूनिट, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है जिनसे मिलकर बना होता है? क्या होती है? फैटी एसिड। और प्रोटीन्स, प्रोटीन्स की क्या थी? ओ, याद रखना ये। ठीक है, तो ये देखो, दे आर कंपोज्ड ऑफ फैटी एसिड्स। ठीक है, जो फैट्स होता है उसकी बेसिक यूनिट या किससे, किनसे मिलकर बना होता है? वो बहुत सारे फैटी एसिड से। ओके। आगे देखिए, सम फैट्स सच एज ग्राउंडनट ऑयल, गिंगरीले ऑयल एंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और जो फैट्स है वो ज्यादातर ऑयल्स में पाया जाता है ना। जो ये सोयाबीन ऑयल है, और जो ऑयल्स पाए जाते हैं, ग्राउंडनट ऑयल है ना, मस्टर्ड ऑयल है, इनमें फैट्स की अमाउंट ज्यादा होती है। ठीक। इसके अलावा घी और बटर, इनमें भी क्या रहती है, और ये घी और बटर है, ये रूम टेम्परेचर पे बोल रहा है कि ये रूम टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं?
थोड़े सॉलिड टाइप में रहते हैं, ठीक है, जबकि जो ऑयल्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहते हैं। ओके। फैट्स आर अगेन क्लासिफाइड इनटू सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स। अब फैट्स कितने प्रकार के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं दो टाइप्स के फैट्स? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ठीक है। इन जनरल एनिमल फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स और वेजिटेबल ऑयल्स फैट्स आर अनसैचुरेटेड फैट। तो एनिमल्स में किस प्रकार का फैट्स पाया जाता है? सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड? सैचुरेटेड। और वेजिटेबल ऑयल्स में कौन? ठीक है। इसके साथ ही क्या रहता है, जो वेजिटेबल्स ऑयल रहते हैं और फैट्स रहता है, वो कैसा फैट्स पाया जाता है उनमें? अनसैचुरेटेड फैट। ओके। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मीन्स मैं अभी आगे बताऊंगा। आगे देखो, अभी सबको डिटेल में पढ़ाऊंगा। पहले सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कि जो फैट्स होते हैं वो कितने टाइप्स का होता है? टू टाइप्स का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड का मतलब ये होगा कि कौन जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की ये जल्दी से ब्रेक डाउन हो जाएगा, एक जल्दी से ब्रेक डाउन नहीं होगा। मींस इस एक एक जो लोगे आप लोगे वो आपकी हेल्थ के लिए हानिकारक नहीं रहेगा, और एक रहेगा जो बहुत हानिकारक रहेगा। किस तरीके से मैं अभी बताता हूँ। ठीक है। तो अभी हमें ये पता चला सिर्फ कि एनिमल जो फैट रहता है वो सैचुरेटेड रहता है, और वेजिटेबल ऑयल्स में जो फैट्स पाया जाता है वो अनसैचुरेटेड रहता है। ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या अभी तक? अब सुनिए। एक्सेसिव इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट्स मींस एनिमल जो फैट्स है इज हार्मफुल टू द बॉडी। ठीक है। ये क्या काम करता है? जो सैचुरेटेड फैट होता है जो कि एनिमल्स में पाया जाता है, एनिमल फैट में पाया जाता है, वो हार्मफुल रहता है बॉडी के लिए। क्यों रहता है? क्योंकि जैसे मान लीजिए किसी को कार्डियोवास्कुलर कोई डिजीज एट्रीब्यूट टू एक्सेसिव कंपोजिशन कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड। अगर आप ज्यादा सैचुरेटेड फैट लेते हो, ज्यादा आप एनिमल फैट खाते हो जो कि सैचुरेटेड फैट पाया जाता है, उसके कारण आपको क्या हो सकता है? कार्डियोवास्कुलर से रिलेटेड डिजीज हो सकती हैं। ओके। सैचुरेटेड फैट होता है वो ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं होता, अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता। तो जैसे आप लेते हो वो उसी तरीके से आपके बॉडी के अंदर डिकम्पोज होता जाता है, वहीं पर जमता जाता है। कंपोज धीरे धीरे वो क्या होगा, वहीं पर इकट्ठा होता जाएगा, और वो आपके जो ऑर्गन्स है उनको फैटी बना देंगे। कैसा बना देगा? फैटी। जिनके कारण क्या होता है, आपको कार्डियक से रिलेटेड डिजीज हो सकती है। ओके। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, वही चीज। ओके। नेक्स्ट देखिए। द इसेंशियल फैटी एसिड्स आर लिनोलिक और लिनोलिनिक एसिड्स। दीज आर अनसैचुरेटेड इन नेचर एंड आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी। और ये नेचुरल
नेचुरल रहते हैं और ये बॉडी के अंदर बनते नहीं है। कौन से? अनसैचुरेटेड वाले। ठीक। अब वो आपसे पूछ देगा, क्या पूछेगा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज एट्रीब्यूट टू एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। कौन सा? सैचुरेटेड फैट। अब वो आपसे पूछ लेगा कि एनिमल फैट जो रहता है, एनिमल फैट में किस टाइप का फैट पाया जाता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। वो पूछ लेगा ह्यूमन बॉडी के लिए किस प्रकार का फैट है वो हानिकारक होता है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ओके। अब आगे बढ़े। अब पढ़ते हैं फैट्स के कार्य। जो फैट्स है उसके क्या फंक्शंस होते हैं। तो देखिए पहला फंक्शन क्या है। डाइटरी फैट इज कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम ऑफ फैट सप्लाइज 9 किलो कैलोरी ऑफ एनर्जी। ठीक है। द ऑलमोस्ट ट्वाइस इन द नंबर ऑफ द कैलोरी ड्राइव्ड वेट फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ठीक है। मीन्स हमें ये एक तो हमें ये पता है कि जो हमारा डाइटरी फैट्स है जिसको हम लेते हैं वो एक एनर्जी का मुख्य सोर्स की तरह भी काम करता है। ओके। उससे भी क्या मिलती है हमें? एनर्जी। अब अब ये दूसरी चीज ये कि 1 ग्राम फैट से कितनी एनर्जी मिलती है? सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एनर्जी किससे मिलती है हमें? और 1 ग्राम प्रोटीन से कितनी मिलती है? 4 किलो कैलोरी। ओके। ठीक। अब आगे देखिए। फैट्स आर कैरीज ऑफ। हाँ। क्या? क्या हो गया? अरे क्योंकि ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर इसीलिए पाए जा रहे हैं। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर पाए जा रहे हैं। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स जो है इनको मुख्य एनर्जी सोर्स के रूप में काम किया जाता है। जब हमने प्रोटीन नहीं लिया है तो प्रोटीन नहीं लेंगे तो फैट का यूज होगा, फैट का यूज होगा तो body में हमको पहले प्रोटीन का यूज होता है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का, फैट का, जब फैट का भी एक स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले क्या होता है? वो कंडीशन वो एक सीरियल के थ्रू, चेन के थ्रू होता है। उसका जो होता है ना ब्रेकडाउन जो होता है वो एक चेन के थ्रू चलता है जिसमें हमने प्रोसेस पढ़ी, क्रेब्स साइकिल पढ़ी है, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल पढ़ी है। वो बायोकेमिस्ट्री के अंदर हमने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी, उसके अंदर पढ़ी है, हमने पढ़ा है। ओके ओके, बस वहीं से। ठीक है। हाँ। हाँ। ठीक। नेक्स्ट देखिए। फैट्स आर कैरिड ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, एग्जाम्पल ए डी ई के। और नेक्स्ट फैट का काम क्या रहता है? नेक्स्ट और फैट का फंक्शन क्या रहता है कि वो फैट सॉल्युबल विटामिन को डिसॉल्व करता है। अब फैट सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं? ए डी ई के। ओके। नेक्स्ट, डाइटरी फैट सप्लाइज essential fatty acids, एग्जांपल लिनोलिक, और प्रिवेंट स्केली मेंटेनेंस ऑफ द इंटीग्रिटी ऑफ द स्किन। और जो डाइटरी सप्लाइज जो है इसेंशियल जो फैटी एसिड्स है, कौन सा? लिनोलिक एसिड। वो प्रिवेंट करता है क्या? जो स्किन फॉर्मेशन होता है उसमें जो स्कैल्प आते हैं, है ना।
स्केली मीन्स जो धारी 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 बन जाती है स्किन में, उनको उनको क्या करता है, उनको फॉर्म होता है, प्रिवेंट्स करता है। ओके। और साथ में ही क्या होता है, जो इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं वो ग्रोथ को डेवलप ग्रोथ करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं और इंटीग्रिटी स्किन की बनाए रखते हैं। ठीक। नेक्स्ट, जो द फैट लेयर्स बिलो द स्किन हेल्प्स इन मेंटेनिंग आवर बॉडी टेम्परेचर। जो स्किन के नीचे जो फैट की लेयर पाई जाती है वो क्या काम करती है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करती है। ओके। नेक्स्ट, फैट प्रोवाइड्स कसिंग ऑफ मैनी फॉर मैनी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन एक्सेट्रा। जो फैट होता है वो क्या करता है, जो हमारी जो ऑर्गन्स होते हैं बॉडी के, जैसे किडनी, हार्ट और इंटेस्टाइन, इनके ऊपर एक लेयर बनाकर रखता है। वो लेयर क्या करती है, झटकों और आग किसी भी जो चोट लगती है उनसे बचाने का काम करती है। ओके। नेक्स्ट, फूड्स कंटेनिंग फैट्स आर टेस्टी। और जब फूड्स में जो फैट्स होते हैं वो कंटेन्स रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो वो फूड को क्या बना देते हैं, टेस्टी। दीज आर द दीज ऑल आर द फंक्शंस ऑफ द फैट्स। और ये सारे किसके फंक्शंस थे, फैट्स के। ओके। अब बात करते हैं सोर्सेस ऑफ फैट्स। फैट्स के कौन कौन से सोर्सेस होते हैं, तो पहला सोर्स देखिए क्या है, एनिमल सोर्स, जिसमें क्या है, घी, बटर, फैट ऑफ मीट, फिश, ऑयल एटसेट्रा। तो एनिमल सोर्सेस क्या होते हैं, जो घी, बटर, एनिमल फैट, ओके, और फिश ऑयल, ये सारे एनिमल सोर्सेस है फैट्स के। ठीक। अब वेजिटेबल ऑयल्स की बात करें फैट्स, तो क्या है, ऑल आर वेरियस वेजिटेबल ऑयल्स। सभी प्रकार के जो ऑयल्स जो निकाले जाते हैं, चाहे मस्टर्ड ऑयल हो, सोयाबीन ऑयल हो, उन सब में फैट्स पाया जाता है। ओके। लिखा है ना, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोन सीड, सनफ्लावर, कोकोनट ऑयल, इन सब ये सारे प्लांट या वेजिटेबल सोर्सेस हैं, किसके, फैट्स के। ओके। इसमें किसी को कोई डाउट? अब हम बात करते हैं फैट्स। फैट्स कितने टाइप्स के होते हैं, फैट्स की बात कर रहा हूं मैं। अब हम, हाँ, ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं फैट्स। तो फैट्स हमने पहले सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में पढ़ लिया था। और एक और टाइप का होता है, विजिबल और अनविजिबल। कौन सा? अब देखो, विजिबल फैट्स आर यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग, घी, वेजिटेबल ऑयल्स, तो ये विजिबल है। और द इनविजिबल फैट्स आर दोज विच आर जनरली डू नॉट टेक नोटिस, सच एज मिल्क, एग और मीट और नट्स। मीन्स जो दिखता है उस विजिबल फैट्स होता है, जो कुकिंग ऑयल्स होते हैं, घी, बटर, इनमें जो पाया जाता है वो विजिबल फैट्स रहता है। और इनविजिबल फैट्स होता है जो मीट मीट एग, मिल्क में जो पाया जाता है वो इनविजिबल फैट होता है। ओके। अब वो यहां से आपको एग्जांपल दे देगा कि इनमें से किस में इनविजिबल फैट नहीं पाया जाता है, एक्सेप्ट मिल्क, एग, मीट और घी। तो क्या होगा, उसने पूछा कि इनमें से किस में इनविजिबल फैट नहीं पाया जाता। ऑप्शन दिया उसने, मिल्क, एग, मीट और घी। तो क्या रहेगा, घी। ओके। अब फैट की रिक्वायरमेंट सुन लीजिए क्या रहती है। इन डेवलप्ड कंट्रीज डाइटरी फैट्स प्रोवाइड 30 to 40% ऑफ टोटल एनर्जी। जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं उनमें जो फैट की रिक्वायरमेंट्स होती है वो कितने परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट, 30 से 40%।
और द आइडियली ओनली 20 to 30% ऑफ टोटल डाइटरी एनर्जी शुड बी प्रोवाइडेड बाय फैट। और एक आइडियली तरीके से देखा जाए, एक नॉर्मल तरीके से देखा जाए, तो जो फैट है वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करता है? 20 से 30%। ओके। और एटलीस्ट 50% ऑफ द फैट इनटेक शुड कंसिस्ट ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स रिच इन एसेंशियल फैटी। और जो वेजिटेबल ऑयल्स वगैरह हम ले रहे हैं, और उसमें जब एसेंशियल फैटी एसिड है वो बहुत ज्यादा मात्रा में, तब जाकर हमें कितने एनर्जी मिलेगी? कम से कम 50% ऑफ फैट इनटेक शुड बी कंसिस्ट ऑफ, कम से कम 50% जो फैट है वो किस में पाया जाता है, किस में रहता है? वेजिटेबल ऑयल्स में। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो किससे रिच रहते हैं, उसमें ज्यादा क्या पाया जाता है? एसेंशियल फैटी एसिड्स। ओके। अब मुझे ये बताइए कि डेवलप्ड कंट्रीज में जो डाइटरी फैट की रिक्वायरमेंट है वो कितने परसेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है? और आइडियली वो कितनी देता है एनर्जी वैसे? ओके। इसमें किसी को कोई दिक्कत? देखो क्या लिखा है, फैट्स हेल्प टू एब्जॉर्ब एंड ट्रांसपोर्ट सॉल्युबल विटामिन टू बॉडी पार्ट्स। अब वो यहां से बना देगा, वो लिखेगा which macronutrients help to absorb and transport soluble vitamins to body parts? Example: carbohydrate, fat, protein, vitamins. हाँ, उसने पूछा है कि which which नहीं, पहले सुनो बोल क्या रहा है वो। which macronutrients help to absorb and transport soluble vitamins to body parts? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फिर विटामिन? बताओ। हाँ, बॉडी पार्ट में जो विटामिन है ए डी ई के, उनको डिसॉल्व करने के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा मैक्रोन्यूट्रिएंट रोल प्ले करता है? तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन? तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा आंसर? ओके। इसमें किसी को कोई डाउट? ये तो चार्ट है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, इसको छोड़ो। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। किसके बारे में? अब अगर आपसे पूछा जाए कि इन इन द ह्यूमन बॉडी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज, इन द ह्यूमन बॉडी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, तो क्या रहेगा? हाँ। और अगर वो ऐसे पूछे कि विच मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड हाईएस्ट या फिर हायर एनर्जी टू द बॉडी? ओके, सबसे ज्यादा एनर्जी भी इसी से। देखिए अब क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो देखिए क्या है। दीज आर द मैन, क्या हो गया? करें कंटिन्यू आगे? देखिए, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोवाइडिंग। ठीक है, तो मेन सोर्स एनर्जी प्रोवाइडिंग का कौन सा रहता है? कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितनी एनर्जी देता है? 4 किलो कैलोरी। ओके। आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड
फॉर द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स और किस में मदद करता है? जो फैट्स है उनके ऑक्सीडेशन में, और साथ में सिंथेसिस कराता है जो नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं उनके। हमने एसेंशियल एमिनो एसिड्स पढ़े थे, 8 थे, बाकी के 22 में से जो 8 घटा दिए, तो बाकी के जो एमिनो एसिड बचे थे वो कौन से थे? नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड्स। ओके, तो उनका सिंथेसिस, ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स का मीन्स है फैट्स को क्या करना? ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट, दीज आर थ्री मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के कितने मेन सोर्स होते हैं? कौन कौन से? स्टार्च, शुगर और सेल्यूलोज। ओके, अब देखिए, स्टार्च इज द बेसिक टू द ह्यूमन डाइट। अब वो पूछ ले, व्हाट इज द बेसिक डाइट ऑफ द ह्यूमन डाइट? स्टार्च ह्यूमन डाइट है बेसिक। ठीक, आगे देखिए, इट इज फाउंड इन अबंडेंस इन सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूब्स। अब ये सबसे ज्यादा मात्रा में किस में पाया जाता है स्टार्च? सीरियल्स, रूट्स और ट्यूब्स होती हैं उनमें। ठीक, अब शुगर की बात करते हैं, तो शुगर कंप्राइजेस ऑफ मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज, एंड डाइसैकेराइड्स, सुक्रोज, लैक्टोज एंड माल्टोज। जो शुगर होती है वो सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड में। ओके, कार्बोहाइड्रेट्स के टाइप पढ़े हैं ना? हेलो, हेलो। तो शुगर सबसे ज्यादा किस में पाई जाती है? मोनोसैकेराइड में और डाइसैकेराइड में। ठीक, अब मोनोसैकेराइड में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी आती हैं? कौन कौन सी शुगर आती हैं? अब वो आपसे पूछ लेगा, इन विच इन विच इन विच इन विच शुगर जो कि मोनोसैकेराइड के अंदर नहीं आती है वो कौन सी होगी? वो आपको ऑप्शन दे देगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज और माल्टोज। तो कौन सी? ओके, ऐसे ही वो डाइसैकेराइड में पूछेगा तो डाइसैकेराइड में सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होती है। ओके, मोनोसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था आपने न्यूट्रिशन में? कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स पढ़े होंगे, टाइप्स पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स, कार्बोहाइड्रेट्स 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, और चौथा भी होता है जिसे कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। ओके, तो मोनोसैकेराइड होता है जो सिंगल सिंगल कार्बोहाइड्रेट्स जो रहते हैं, सिंगल शुगर से मिलकर बना होता है। ठीक है, डाइसैकेराइड होता है जिसमें दो या दो से अधिक जो रहती हैं कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर बनते हैं, तो डाइसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में बहुत सारे होते हैं, और कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना होता है जिसको कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। और ये उनके कुछ टाइप्स हैं जो मोनोसैकेराइड के हैं, कुछ पॉलीसैकेराइड के हैं, डाइसैकेराइड के। ओके, ऐसी बेसिक और इतनी बच्चों वाली बातें ना पूछे, नहीं तो अपन यहीं पढ़ते रहेंगे। एक टॉपिक पर हम डिस्कस करने के लिए 4 दिन भी कम है, ये आपको पता है, अगर हम डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर दें तो। ओके, चलिए आगे देखिए, दीज फ्री सुगर्स आर हाईली वाटर सोल्यूबल एंड आर इजीली एसिमिलेटेड। और जो फ्री शुगर होती है ये क्या रहती है? हाईली वाटर सोल्यूबल रहती है और अच्छे से वाटर सोल्यूबल हो जाती है और मिक्स हो जाती है। ओके, फ्री शुगर अलोंग विथ स्टार्च कॉन्स्टिट्यूट अ की सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर फ्री शुगर और स्टार्च आपस में मिल जाए तो ये
एक एनर्जी अच्छा एक एनर्जी सोर्स निर्माण करती हैं, एक अच्छा एनर्जी सोर्स तैयार करती हैं। और इसके अलावा अब बात करते हैं सेल्यूलोज की। सेल्यूलोज क्या है? इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट होता है जो जिसमें नो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है, और ये कंट्रीब्यूट करता है डाइटरी फाइबर्स को। ठीक, समझ में आया? अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो हमारी अपेंडिक्स नाम सुना है, सीकम। पहले के टाइम पर जब हम आदि मानव हुआ करते थे, उस टाइम पर ये सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारे अंदर हो जाता था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे अब सेल्यूलोज का डाइजेशन ह्यूमन बॉडी में नहीं हो पाता है, इसीलिए ये हमारे डाइटरी फाइबर्स में और हमारे लिए इनडाइजेस्टेबल है। लेकिन अभी जो और भी जानवर है जो घास पत्तियां पेड़ पौधे खाते हैं, उनके अंदर अभी भी सेल्यूलोज का डाइजेशन हो जाता है। ओके, तो सेल्यूलोज कैसा है? एक इनडाइजेस्टेबल कंपोनेंट है अब, जिसकी में कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है। और ये किसको कंट्रीब्यूट करता है? डाइटरी फाइबर्स को। ओके, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब है बात डाइटरी फाइबर्स की। किसकी? तो देखिए क्या है, इट में इट हैज मैनी फंक्शंस। डाइटरी फाइबर्स की बहुत सारे फंक्शन है। इट एब्जॉर्ब वाटर एंड इंक्रीज द बल्क ऑफ द स्टूल विच हेल्प्स रिड्यूस द टेंडेंसी ऑफ कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी को कम किस प्रकार की डाइट करती है? ऑप्शन दे रहा हूं, फैट, प्रोटीन। हेलो, सुनिए कि किस प्रकार की डाइट जो है वो कॉन्स्टिपेशन कंसिस्टेंसी को डिक्रीज करती है, कम करती है। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या डाइटरी फाइबर्स? डाइटरी फाइबर्स। ओके, आगे देख। हाँ, और एनकरेजिंग करती है किसको? बॉवल मूवमेंट को। इट इज नो इसका आंसर मुझे नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं, डाइजेस्टेबल रहते हैं। इनको डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती बॉडी को। ओके, और जैसे जैसे एज बढ़ती है, या फिर जब हमारी जो मोटिलिटी है, या फिर जो हमारी क्या होता है कि जब हमें कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन आती है, तो उस टाइम पर कब होता है? जब वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है ना फूड। ओके, आगे देखिए। इट इज इट इज known to be associated with reduced incidence of coronary heart disease। और इसके साथ ही वो और किसकी रिस्क को कम करता है? डाइटरी फाइबर्स, हार्ट की डिजीज को। और अ डेली इनटेक ऑफ अबाउट 40 ग्राम्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स इज डिजायरेबल। और नॉर्मली हमें कितने ग्राम डाइटरी फाइबर्स लेने चाहिए एक दिन में? 40 ग्राम। और इंडियन डाइट में प्रोवाइड कितने ग्राम पर डे डाइटरी फाइबर्स होने चाहिए? 50 to 100 ग्राम। ओके, ये अमाउंट याद रखना, दोनों इनफैक्ट अमाउंट हैं। ठीक है, अब ये बताओ, इतना जो हमने पढ़ा, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? कल हम पढ़ेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट से। कहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे? आज हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंप्लीट कर लिए पूरे। हाँ बोलो। हाँ बोलो। कल की क्लास यूट्यूब हाँ, कल की क्लास रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे डाल दी थी, मैंने डाल दी है। ओके। ओके, ठीक है। और कोशिश करना कि चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाएं, तो फ्यूचर में हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पर। ठीक, और जरूरी नहीं है कि हम सीसीएच के रिगार्डिंग ही करें। सीसीएच के अलावा और जो अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, या फिर और जो सिलेबस या कोर्सेज जो चालू करेंगे हम, उनके लिए या उनसे रिगार्डिंग हम ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। ठीक है,
कुछ समय बाद आपको यूट्यूब पर मेरी अवेलेबल हो जाएंगी लाइव क्लासेस, ठीक। ओके, तो कल हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट से। ओके, और कल आप लोगों को अपनी फर्स्ट यूनिट जो है, कौन सी ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट, उसको कंप्लीट करना है। उससे रिगार्डिंग एमसीक्यू सेशन रखा जाएगा 5 मिनट का, ठीक है। तो कल आपको ब्लॉक फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट कंप्लीट करना है, उसके रिगार्डिंग 5 मिनट का एमसीक्यू रखा जाएगा, जिसमें जल्दी जल्दी आंसर देने हैं आपको, ठीक है। तो आज की क्लास नहीं एंड कर रहा हूं। ओके, ओके, बाय।